हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है यानी हमें, ठीक है। कह रहा है कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। फिर कह रहा है परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर पर मढ़ना है। और कह रहा है कक्षा 8 तक विद्यार्थी को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो हमें ऑप्शन तो सारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। कह रहा है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति होंगे। जो शैक्षिक यानी कि एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसके मूल्यांकन से किस प्रकार सहमति प्रकट करेंगे। कह रहा है कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है ना। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। भैया प्रेरणा थोड़ी है मेरी जब बच्चा फेल होगा, है ना। फिर कह रहा है कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ये भी नहीं है। पहली बात तो ये ऑप्शन वैसे भी कट जाएंगे, क्योंकि कक्षा 8 तक फेल करने के लिए मना कर दिया गया कि किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी ऑप्शन आप लोग काट सकते हैं। बच्चों को फास्ट फेल करना वास्तव में बच्चे की गलती नहीं है, किसकी है, व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर पर मढ़ना है, यानी कि बच्चों पर डालना है। लेकिन संस्था फेल होती है, ना कि बच्चा फेल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा के व्याकरण का ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास करना, या हिंदी की बारीकियां समझाना। देखो वैसे तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन परिभाषा का मतलब नहीं, ना ही व्याकरणिक ध्यान देना है। अब ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है। देखो शब्द भंडार का विकास करना, बिल्कुल ये भी है। पृथ्वी वसुधा भूमि सीखेगा, शब्द भंडार होगा। फिर कह रहा है हिंदी की बारीकियाँ समझना, बारीकियाँ भी समझना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऊपर 3 लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बच्चों में अगर रुचि पैदा करना है सिर्फ पढ़ाई से हटकर, यानी कि किताबों वगैरह से हटकर, तो किस सामग्री का विकास किया जा सकता है। सरल का, पूरक का, जटिल का, मूल्य पूरक का। देखो सरल का नहीं, सरल तो पुस्तक वैसे ही होती है, ना ही जटिल का, ना ही मूल्यवान पूरक का। हमें पूरक का करना चाहिए, यानी कि उससे मिलती जुलती कोई चीज़ का, ऐसी जिससे कि क्या हो, बच्चे की जैसे कहानियाँ संबंधित कर दी उसमें हमने, है ना। कोई खेल उसमें इंक्लूड कर दिया, तो उससे उससे पूरक हमने ले लिया कुछ ऐसा जिससे कि बच्चों में क्या हो जाता है, रुचि जागृत हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। कह रहे कि ये विचार सही है या गलत है, ये बताना है आपको। तो पूर्णतया सत्य है, पूर्णतया सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है। देखो लिखने की क्षमता का विकास ये बिल्कुल ऑप्शन क्वेश्चन ठीक कह रहा है कि इसका जो विकास है सुनना, पढ़ना और बोलना, इन तीनों के संगत में ही होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर लिखता है। तो इन तीनों की संगत में ही होना चाहिए, यानी कि ये पूर्णतः सत्य है ना, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, वो 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे यदि प्राथमिक स्तर में भाषा में सीखना है तो पाठ्यपुस्तक के अलावा
कौन सी संसाधन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होगी? कह रहा है रेडियो होगा, कविता होगा, आयु अनुरूप साहित्य होगा या समाचार पत्र होगा। देखो रेडियो भी सही है, कविता भी ठीक है, और समाचार पत्र बच्चों के लिए तो फिलहाल ठीक नहीं है ना। तो हमें इन तीनों में से किसी एक को बेस्ट लेना है। देखो रेडियो में केवल वो सुनेगा, कविता में केवल देखेगा, तो इसमें केवल एक ही एक काम हो रहा है। लेकिन आयु अनुरूप साहित्य में क्या होगा? साहित्य में क्या होगा, वो उस माहौल में जाकर खुद, यानी कि उसे अवसर मिलेगा, जैसे कि क्लास में ग्रुप बना के कोई गेम खेलने लगे, या लाइब्रेरी हो गई। लाइब्रेरी भी, इनकी लाइब्रेरी कैसी होती है? इनकी लाइब्रेरी अलग टाइप की होती है, हमारी जैसी नहीं होती है। जैसे वहाँ पर बुक्स जो होती हैं खुली भी रखी हुई होती हैं, और जो कलर प्रिंटिंग जो होती है उसमें साफ साफ बच्चों को दिखती है, आकर्षित करती है, यानी कि कार्टून वगैरह उसमें लगे हुए होते हैं जो दूर से ही बच्चों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त हमें अन्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कह रहे भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित रहना चाहिए, भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बच्चे विद्यालय आकर ही पढ़ते हैं, भाषा सीखते हैं, और प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन ठीक है आपका? ठीक है, तो ऊपर से आते हैं। कह रहा है भाषा में केवल, मैंने बताया था आपको, जैसे ही केवल दिख जाए ऑप्शन वो खत्म, है ना। फिर कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आकर ही शब्द आ जाए, जोड़ दिया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ही, सिर्फ, केवल, ये सीटेट में क्या होते हैं? निगेटिव ऑप्शन होते हैं, आप इनको काट दीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सिखाने में केवल आ गया, देखो, फिर ये काट दो। क्या आंसर ढूंढना पड़ा आपको? नहीं ढूंढना पड़ा ना, अपने आप से मिल गया आपको आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बिल्कुल मौजूद रहता है। जैसे हिंदी में भी मौजूद होता है, सॉरी हम कह रहे हैं हिंदी में, जैसे मैथ में होता नहीं होता है मौजूद। तो भाषा जो होती है हर क्लास में, और सॉरी हर बुक्स में क्या होती है? इंक्लूड होती है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहे भाषा कौशलों के संदर्भ में सही कथन बताइए। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक है सुबोपली। सुबोपलिया की सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, अली से लिखना। तो यही क्रम याद रखना है आपको। ठीक है, सुबोपली ये ट्रिक है आपकी। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। तो क्वेश्चन है हमारा यही कह रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो कह रहा है कि सुनना, बोलना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, बिल्कुल यही होगा ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। अब ये दोनों में आ गया, अगर ये ना होता, ये वाला ऑप्शन होता, तो सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ये भी ठीक है। पढ़ना लिखना कौशल कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। और सुनना और पढ़ना निष्क्रिय होते हैं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं को पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होकर अवसर होना, यानी कि अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हमें बताना है जो साहित्य रचनाकार होते हैं या रचनाएं होती हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का, जो निर्माण का, उसका ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो निर्माण की परंपरा का निर्वाह करवाना, विभिन्न साहित्यिक प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना कि ये भैया रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये कबीरदास हैं। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना।
अवसर प्रदान करना, मैंने कई बार बताया कि बच्चों को अवसर देंगे तो बच्चा खुद सीखेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। पर्यावरण आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या? कह रहा है रश्मि एक टीचर है, अपनी क्लास को क्या करती है, कक्षा के बाहर ले जाती है, यानी कि खुले मैदान में ले जाती है। तो उसका उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना है, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना है। फिर कहता है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को पढ़ने का अवसर देना है, या अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह। तो ऊपर से आते हैं बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना है। ठीक है, अलग माहौल देना है, ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना है, नहीं, अवसर देना तो ठीक है लेकिन घूमने का नहीं। कह रहा है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, ये ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करवाना है, नहीं। लेकिन अब हमें इन दोनों में से अच्छा ऑप्शन ढूंढना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को क्या है, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाओ, है ना। तो हमें ऑप्शन मिल गया, हमें सी वाला, बाहरी जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। मतलब हमने भाषा में आकलन कर दिया, उसके बाद क्या सोपान होना चाहिए? कह रहा है कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों को विचार विमर्श करना चाहिए, आंकड़ों को सहज रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो देखो, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट नहीं करना है, आंकड़ों को सहज कर रखना, बिल्कुल ये ठीक है। आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों से विचार विमर्श करना, अब ये भी ठीक है। लेकिन इन दोनों में से हमें एक को लेना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।